चालू करा सर लेक्चर तुम्ही. हो, थोडंसं. पण हितेश्वर सर, काय हिंदी हे हा, करायचं आहे का मराठी? मल्टी लँग्वेज करा, हिंदी मराठी दोन्ही कंबाईन. हां, हिंदीच राहू देत ना. हां, म्हणजे येस येस. बाकी सगळ्यांनाच होईल. मग हिंदीच बोलूयात मला वाटतंय. हां. नमो नमः. हमारा बरोबर जो आज दिसते. का पहला यस यस पहला जो व्याख्यान है वो शुरू करेंगे. रागादिरोगान सततानुशक्तान अशेषकाय प्रसृतान शेषान औत्सुक्य मोहारथितान जगान यो पूर्व वैद्याय नमः. तो अपूर्व वैद्य को नमस्कार करके ही इसकी शुरुआत करेंगे. सिर्फ शुरुआत में ही सिर्फ बोल देता हूँ अभी आप सभी जो सुन रहे होंगे और आगे भी सुनेंगे उनके लिए अब ये तो पता है कि हम सब कॉलेजेस में जो सीखते हैं वो तो आपको पता है और वो आप आगे भी जाकर सीखोगे. तो यहाँ पर नया जो है वो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है. तो वन टू वन जो मीनिंग होता है वो तो आपको पता होगा और अभी नहीं होगा तो शायद आगे आगे भी जाकर आप कॉलेजेस में तो पढ़ोगे उसमें ये बिल्कुल होगा. लेकिन जो सूत्र के पीछे जो अर्थ होता है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है. दैट विल बी आवर कंट्रीब्यूशन टू योर नॉलेज. तो वो ध्यान में रखकर बहुत सारी चीज़ें बताने का ट्राई करूँगा रादर देन जस्ट टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ द सूत्र. तो अलग ये चीज़ जो मुझे खुद लगी वाग्भट के बारे में जो शुरुआत में ही जो मंगलाचरण आता है. आपने आगे जाकर भी आप देखोगे ना चरक का मंगलाचरण हो सुश्रुत का मंगलाचरण सभी को एटलीस्ट ये पता है कि हम किसी भी संहिता की शुरुआत जो होते हैं वो मंगलाचरण से ही करते हैं ताकि आगे जो हम कार्य कर रहे हैं वो निर्विघ्नता से पार पड़े इसके लिए. लेकिन इसमें अलग बात वाग्भट की ये है कि अगर आप बाकी किसी भी संहिता का मंगलाचरण पढ़ोगे तो उसमें सभी बड़े-बड़े देवताओं का जिससे आप बोल सकते हैं ना कि मंगलाचरण है कि ब्रह्मा जी को है या फिर जो जिसका कुल दैवत है उसका होगा या फिर महादेव का होगा या फिर गणेश जी का होगा, विष्णु जी का होगा. अलग बात वाग्भट की ये है कि यहाँ पर वाग्भट ने जो मंगलाचरण किया है जो अभी आपके सामने है अपूर्व वैद्याय नमोस्तुते. डिफरेंस ये है कि बाकी सभी ने जो नमस्कार किया है वो देव को किया है. हमें सभी को अब ये पता है या फिर आगे भी आप सुनोगे कि वाग्भट जो है इज द मोस्ट प्रैक्टिकल पर्सन. तो उन्होंने बहुत सारी जिसे हम बोल सकते हैं ना कि फिलोसॉफी वगैरह आप थोड़ी बात में रखो जो हमें प्रैक्टिकली आयुर्वेद में उपयोगी है वही हम उसके बारे में ही बोलेंगे. तो ही हैज़ फॉलोड दिस प्रिंसिपल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. तो उसने सूत्र स्थान से लेकर आखिर तक ही हैज़ ट्राइड टू कि जितना प्रैक्टिकल हो उतना हम बोलेंगे. तो वही उसका प्रैक्टिकल अप्रोच जो है ना वही उसका अगेन मंगलाचरण में भी आता है. सो इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पर यह है कि यहाँ पर वो नमस्कार करते हैं भले ही भगवान हो लेकिन व्हाट ही सेइंग इज कि अपूर्व वैद्याय नमोस्तुते. व्हाट ही से कि मेरा जो नमस्कार है इज नॉट बिकॉज आप भगवान हो नॉट बिकॉज ऑफ कोई देव हो आपके पास 8 प्रकार का ऐश्वर्य है इसके लिए मैं आपको नमस्कार नहीं कर रहा हूँ. मैं आपको नमस्कार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप अपूर्व वैद्य हो. तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि आप बहुत बड़े वैद्य हो इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ नॉट बिकॉज आप भगवान हो इसलिए. तो दिस इज अ वेरी सटल डिफरेंस जो बाकी ग्रंथकर्ताओं से वाग्भट में अलग है. तो उसके लिए वाग्भट के लिए बिकॉज ही इज वेरी प्रैक्टिकल व्हाट इज सेइंग इज कि आप भगवान हो गए वो आपका फील्ड है. आई एम नॉट केयरिंग अबाउट दैट वन बिकॉज मैं मेडिकल फील्ड से आता हूँ और मुझे पता है कि आपका मेडिकल फील्ड का नॉलेज बहुत अच्छा है. यू आर एन अपूर्व वैद्य. अपूर्व का मतलब होता है जो पहले कभी नहीं हुआ. इस टाइप वाले स्किल्स आपके पास है इतने बड़े आप वैद्य हो इसके लिए आप मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ ना कि आप वैद्य भगवान हो इसलिए नमस्कार कर रहा हूँ. तो दिस इज अ वेरी सटल डिफरेंस मंगलाचरण से ही वाग्भट जो है वो लाता है. तो ये एक अलग चीज जो मुझे जब मैंने वाग्भट कॉशियसली पढ़ना शुरू किया तब जो मुझे समझ में आया वो है. सो दैट इज अबाउट द प्रैक्टिकल अप्रोच जो वाग्भट हमेशा रखता है स्टार्टिंग फ्रॉम द आयुष्कामी अध्याय. उसके बाद भी सभी को बताया था तो आयुष्कामी अध्यायम व्याख्या श्यामा इत्यस्माहो रात्रयादयो महर्षया. तो ऑफकोर्स शुरुआत जो है वो आयुष्कामी अध्याय से करेंगे. अभी अथ और अत ये दोनों शब्द भी हैं. अथ शब्द जो होता है वो मांगल्यार्थ होता है यानी जो हम वो अपने एडवर्टाइज भी देखिए ना कि शुरुआत जो है वो मीठे से करते हैं.
तो वैसे हमारे यहाँ शुरुआत जो है तो वो मंगलाचरण से करते हैं। तो अथ शब्द जो है इट इज वन ऑफ द बहुत ज्यादा मांगल्य कारक जो शब्द होते हैं उनमें से एक अथ शब्द है। तो अथ यानी अब आगे जाकर हम इस अध्याय की शुरुआत करें। अथ यानी अभी आयुष्कामी अध्याय को हम व्याख्यान करेंगे। अब और एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ, व्याख्या से हम यानी कि सिर्फ मैं आपको आयुष्कामी अध्याय बताऊंगा या फिर आयुष्कामी अध्याय को मैं सिर्फ आपको कहूंगा, ऐसे उसका मीनिंग नहीं है। व्याख्यान शब्द जो आता है, अब सभी ने एटलीस्ट मराठी या फिर हिंदी हो तो व्याख्यान ये शब्द तो सुना होता है। किसी बड़े वक्ता जो होते हैं उनका कहीं ना कहीं व्याख्यान होता है तो हम सुनते हैं। तो व्याख्यान शब्द का मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्याख्यान का मतलब होता है वी प्लस आ प्लस क्या होता है। तो उसका मतलब होता है पूरी तरह से फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड इलेबोरेट करने का मतलब होता है व्याख्यान। So व्याख्यान इज नॉट जस्ट टेलिंग, इट इज नॉट जस्ट सेइंग, इट इज इलेबोरेटिंग। तो ये आयुष्कामी अध्याय या फिर और भी आगे जब कोई अध्याय आप देखोगे ना, वेग धारण से संबंधित हो, दिनचर्या अध्याय व्याख्या, तो व्याख्यान शब्द का मतलब हमेशा याद रखो स्टार्ट टू लेकर एंड तक। यानी हम जैसे हम बोलते हैं ना आ सेतु हिमाचल, तो ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक सभी चीजों जो है, ऐसे सभी वस्तुओं का, सभी कंसेप्ट का वर्णन करना है, तब व्याख्यान ये शब्द यूज होता है। और एक व्याख्यान शब्द का आपको सिलेबस में एक तंत्र युक्ति भाग एक आगे आएगा आपको, शायद वो आपको रिटर्न एग्जाम के लिए नहीं है लेकिन वो वाइवा के लिए आता है। तो उसमें भी एक व्याख्यान नाम की तंत्र युक्ति आती है। तो व्याख्यान नाम की तंत्र युक्ति का मतलब भी ये होता है कि जो मूर्ख और बुद्धिमान दोनों को समझ में आ सके इस तरीके से बताना, यानी व्याख्यान होता है। सो दैट इज ऑल्सो द अनदर मीनिंग ऑफ व्याख्यान। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। सी आप अभी बीएस में आए हो, थोड़ा बहुत शायद मुझे पता नहीं क्या जो सुन रहे हैं वो फर्स्ट टर्म के स्टूडेंट्स हैं या फिर उनके फर्स्ट टर्म खत्म हो चुकी है। तो सभी को पता है कि संस्कृत में हर एक शब्द का महत्व होता है, और ग्रंथकर्ताओं ने तो पूरे आयुर्वेद जो है वो उसको बॉइल डाउन करके उसका इसेंस जो है वो संहिताओं में रखा है। तो हर एक वर्ड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सिर्फ जाते जाते किसी सूत्र का मीनिंग लगाया, इतने लाइटली जो ग्रंथ है वो ग्रंथकर्ताओं ने नहीं लिखा है। तो हर एक शब्द पर उतना जानबूझकर ध्यान दो, तभी जाकर आपको संहिताएं जो है वो मूल से समझेंगे। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज अ स्टार्टिंग लेक्चर है आज का, तो अभी मैं बोलना चाहूंगा कि सिर्फ कोई भी कितना भी कहे, वॉट एवर आयुर्वेद प्रैक्टिस यू सी नाउ इन ऑल ओवर इंडिया, इट इज बेस्ड ऑन संहिता। तो संहिताएं आप जितने अच्छे से समझोगे उतने ही अच्छे आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकोगे। सो राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम सूत्रस्थान टू उत्तर तंत्र कोई भी हो, संहिताओं को अर्थ यानी जिसे आप बोल सकते हो वाक्यशः, वाक्यार्थशः और वाक्यार्थ, यानी सिर्फ वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं समझना है, उस शब्दों के पीछे का जो मीनिंग है उसको जितना आप समझोगे उतना ज़्यादा आप कंसेप्चुअली क्लियर होगे, तो उतने अच्छा आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे इन अ प्रॅक्टिस. सो डोंट कन्सिडर ॲट ऑल संहितांना नॉन क्लिनिकल समजण्याची अजिबातच गरज नाही. म्हणजे फ्रँकली स्पीकिंग जो संहिताएं नहीं पढ़ते वही संहिताओं को नॉन क्लिनिकल समझते हैं, जो संहिताओं को पढ़ते हैं उनके लिए वो नॉन क्लिनिकल नहीं होता. ये हमेशा याद रखो, संहिताएं जो है उसका हर एक वर्ड जो है दैट इज अ क्लिनिकल. आपको कितना समझता है नहीं समझता ये आप पर डिपेंड होता है. तो ये दिमाग से पहले हटा दो कि संहिता नॉन क्लिनिकल होता है, वो संहिता बिल्कुल भी नॉन क्लिनिकल नहीं होती है. तो ये एक चीज ध्यान दो, और वर्ड हर जो वर्ड होगा उस पर ध्यान देना है. अब जो दूसरा सूत्र जो आता है गद्य सूत्र, ये इत्यस्माहु अत्रयादयो महर्षयः. तो यहाँ पर वो क्या बताना चाहते हैं कि ये मेरा नहीं है. हम सभी को पता है एज एन इंडियन कल्चर जो भी हम पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पर किसी भी चीज का जो कर्तृत्व है हम हमारे पास नहीं लेते. वॉट एवर वी टीच और वॉट एवर वी डू, उसका हम हमेशा कर्तृत्व जो होता है वो हमारे सीनियर्स होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, उनको हम देते हैं. वही यहाँ पर वाग्भट फॉलो करें कि वाग्भट बोल रहे हैं कि ये जो मैं कुछ आपके सामने रखूंगा जो अष्टांग हृदय है, ये मेरा नहीं है, ये अत्रेयादि जो महर्षि है उन्होंने ही ये बोला है, वो सिर्फ मैं आपके सामने रख रहा हूँ. सो ये एक चीज मोर ऑफ गिविंग अ रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स, जिनके परंपरा से हमने सीखा, ये एक बात है. और दूसरी बात इसमें ये एक अचीव हो जाती है कि इसमें आप तत्व जो होता है वो प्रूव हो जाता है कि ये मेरा नहीं है, शायद मैं अल्प बुद्धि हो सकता हूँ. तो नॉट बिकॉज कि मैं वाग्भट हूँ इसलिए मत पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट अत्रेयादि महर्षियों ने ये बोला है इसलिए मुझसे ये सुनो. तो ये एक चीज होती है. प्रमाण जो होता है आयुर्वेद में,
प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुमान होता है, युक्ति होता है और आप्त प्रमाण। आप्त प्रमाण का मतलब जो होता है, जो हमारे जो जिनका ज्ञान हमें पता होता है कि ही इज वेल नोन पर्सन, तो उनसे जब हम कोई सीखते हैं तो हम वी डोंट आस्क फॉर प्रूफ फॉर एव्हरी स्टेटमेंट, राईट. म्हणजे आता आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे ना की जब माँ जब बोलती है कि ये पतीला जो है वो गर्म है, उसको हाथ मत लगा, तो हमें पता होता है कि माँ बोल रही है तो इसका मतलब हमारे हित के लिए बोल रही है, तो वी शुड कीप अ फेथ ऑन आवर मदर और हमें टच नहीं करना है. तो हम उसका हर बार प्रूफ नहीं देखते कि नहीं माँ ने बोला है, तो हर एक बार टच करके ही देखेंगे और फिर मानेंगे कि ये नहीं है. तो ऐसे ही आपके जो होते हैं दे व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज कि वो हमारा हित चाहते हैं और इसीलिए हर एक शब्द पर हम वी कीप अ फेथ ऑन देयर वर्ड्स. तो ये भी एक आपतत्व जो होता है ये प्रूफ होता है. तो दैट फॉर दैट पर्पज ऑल्सो वाग्भट ने ये स्टेटमेंट किया है कि इतिहास ना हो आत्रेयादेव महर्षि. आत्रेयादि जो महर्षि है उन्होंने जो पहले बोला है वही मैं आपके सामने रखूंगी. इसमें मेरा कुछ अलग से कोई कंट्रीब्यूशन है ऐसे नहीं है. आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ दिस लॉन्ग परंपरा जो आयुर्वेद में पहले से आ रही है. तो ये इंट्रोडक्टरी भाग है. अब इसके बाद जो आता है, जो पहला सूत्र आता है, अगेन सिर्फ एक मीनिंग पहले बोलूंगा, देन लेट्स गो टू द मोर डिटेल्स ऑफ द सूत्र रादर देन जस्ट. तो आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादर. वर्ड टू वर्ड मीनिंग सबसे पहले याद रखो. वहां पर बोला है आयु कामय मानेन, यानी जिसको आयु की कामना है. ओके, सो इट इज नॉट फॉर देम जिसको जो हम बोलते हैं ना कि लिव लाइफ किंग साइज, या फिर मुझे जितना जीना है, मुझे बड़ी लाइफ जीनी है तो मैं स्मोकिंग भी करूंगा, मैं दारू भी पीऊंगा, जितना हो सके सिर्फ लाइफ एंजॉय करूंगा, फिर वो 40 साल की भी ना. ओके, सो इट इज नॉट फॉर देम. ये पहले वाग्भट क्लियर कर देता है. तो आयु कामय माने ना, जिनको दीर्घ आयु की कामना है उनके लिए क्या करना है, विधेय परमादर. और आयु कामन करके और हमें अचीव क्या करना है, तो 3 चीजें हमें अचीव करनी है, दैट इज धर्म, अर्थ आणि सुख. तो धर्म, अर्थ और सुख का जो साधन है, ऐसी चीज यानी कौन ये अचीव करके दे सकता है हमारे लिए, तो दैट इज आयुर्वेद उपदेश. आयुर्वेद में किया गया जो उपदेश है उसके प्रति विधेय हमें देना चाहिए. क्या देना चाहिए, परम आदर. वी शुड गिव अटमोस्ट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स उपदेश विच इज इलेबोरेटेड इन आयुर्वेद. और वो क्यों करना है, टू अचीव 3 थिंग्स, दैट इज कॉल्ड धर्म, अर्थ, सुख. और ये ये भी कब हमें प्राप्त हो सकता है, अगर हमारे पास आयु हो. सी सभी को पता है ना, सिर सलामत तो पगड़ी 50. अगर हम जिंदा है तो बाकी सब चीजें कर सकते हैं. अगर आप ऑलरेडी डिसीज्ड है तो आप ऑफकोर्स ये सब चीजें नहीं कर सकते. इसीलिए धर्म, अर्थ, सुख सभी को प्राप्त करना होता है. उसके लिए क्या बेसिकली चाहिए, तो दीर्घ आयु और सुखायु चाहिए. और उसके लिए अल्टीमेटली क्या फॉलो करना चाहिए, तो आयुर्वेद फॉलो करना चाहिए. तो दिस इज अ, जैसे आप बोल सकते हैं कि लिंक है कि आपको दीर्घायु चाहिए. ओके, दीर्घायु प्राप्त करके क्या अचीव करना है, तो धर्म, अर्थ, सुख करना है. ओके, अब आपको एम्स ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हैं, तो वो मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, बाय फॉलोइंग वट एवर इज टोल्ड इन आयुर्वेद. तो दैट इज व्हाट इज सेइंग. अब इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ना परमादर इस शब्द का ना हम इमोशनल मीनिंग लगाते हैं, नॉट अ प्रैक्टिकल मीनिंग. परमादर का मतलब हम क्या लगाते हैं कि आयुर्वेद के प्रति हमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए. परम का मतलब होता है ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर एंड आदर का मतलब होता है रिस्पेक्ट, यानी आयुर्वेद के प्रति रिस्पेक्ट. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रिस्पेक्ट जो है इट इज नॉट अ इमोशनल रिस्पेक्ट. इसीलिए हमेशा टीका जो होती है ना वो पढ़नी चाहिए. अब नीचे जो आप टीका देखोगे ना, दैट इज सर्वांग सुंदर, और उसके नीचे और एक आयुर्वेद रसायन. तो सर्वांग सुंदर टीका यानी कमेंट्री जो है वो लिखी है अरुण दत्त ने, और आयुर्वेद रसायन ये जो टीका है वो लिखी है हेमाद्रि ने. तो ये टीकाएं क्यों पढ़नी चाहिए, हम बहुत बार क्या होता है ना कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर वाले मीनिंग पर ध्यान देते हैं, उसके पीछे वाले मीनिंग पर ध्यान नहीं देते. और ये मीनिंग समझाने के लिए टीकाएं जो है वो मदद करती है. तो यहाँ पर देखो सेकंड लाइन में जो सर्वांग सुंदर टीका अरुण दत्त ने लिखी है, उसकी जो सेकंड लाइन है वहां पर देखो, तेषु परमादरः पाठ अवबोध अनुष्ठान रूप उत्कृष्टो यत्न काय. म्हणजे जाता जाता नुसतं बोलायची गोष्ट म्हणून नाही. नाही, आय हॅव व्हेरी मच रिस्पेक्ट फॉर आयुर्वेदा. रिस्पेक्ट ही गोष्ट बोलण्याची नाहीये, ती फॉलो करण्याची आहे. दॅट इज व्हॉट इज सेड बाय अरुण दत्त, की नुसतं बोलून आदर दाखवू नका, करून आदर दाखवा. तो करके आपको रिस्पेक्ट दिखानी है, बोल के नहीं.
तो यानी क्या करना है, तो वो अरुण दत्त बोलता है कि आदर करना है तो वो किस प्रकार से करना है, तो तीन प्रकार से करना है, पाठ, अवबोध, अनुष्ठान। ये तीन चीजें अगर आप आयुर्वेद के प्रति करोगे तो ही इट विल मीन द रिस्पेक्ट, नॉट जस्ट बिकॉज नाही नाही ये इंडियन सायन्स आहे, मैं इंडियन हूँ तो आय एम अ प्राऊड इंडियन, आय एम प्राऊड हिंदू, आणि हे असले सगळे प्रकार काहीतरी हल्ली होतात. तर वी शुड नॉट सी आयुर्वेद फ्रॉम अ कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, वी शुड ऑलवेज सी आयुर्वेद फ्रॉम एज अ सायन्स, नॉट एज अ कल्चर. आयुर्वेद हे काही कल्चर वगैरे नाही आहे, आयुर्वेद मेडिकल सायन्स, यू शुड सी एज अ सायन्स. तो दैट इज व्हाट अरुण दत्त इज सेइंग कि रिस्पेक्ट करना है यानी क्या करना है, तो पाठ. पाठ का मतलब अगेन बाय हार्ट करना, यानी श्लोक सिर्फ पाठ करना, ये एक्सपेक्ट नहीं है. पाठ का मतलब होता है स्टडी करना, टू लर्न थरली. तो सबसे पहले आदर करने का पहला भाग क्या होता है कि आपको आयुर्वेद में जो कंसेप्ट दिए हैं, दोष धातु मलों से लेकर व्याधि चिकित्सा तक, इन सबका थरली स्टडी करना है. अब उसके आगे सिर्फ स्टडी नहीं करना है, अवबोध करना है. सेकंड स्टेज इज अवबोध. अवबोध का मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग, यानी सिर्फ लर्न किया ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं है. यानी जैसे आप आगे जाकर भी ये सूत्र पढ़ोगे ना कि यथा खरच चंदन भारवाही भारत से वेत्तानुक चंदन से, इसका मतलब ये है कि गधे के ऊपर अगर आप चंदन का भार डालोगे ना, तो उस गधे को पता नहीं होता कि ये चंदन है, तो उसको सिर्फ ये पता होता है कि ये भार है और उसको सिर्फ वो कैरी करना है. तो अगर आप सिर्फ पढ़ोगे, आप सिर्फ पहले सूत्र से लेकर लास्ट वाले सूत्र सिर्फ बाय हार्ट करोगे या किसी उसका मीनिंग वर्ड टू वर्ड सिर्फ लगाओगे, देन दैट इज जस्ट लाइक गधा. तो हमें गधा मजदूरी नहीं करनी है, हमें सिर्फ अरे चलो कि 3 दोष होते हैं, 7 धातु होते हैं या फिर 3 मल होते हैं, इतना ज़रूरी नहीं है. अवबोध का मतलब होता है गोइंग अहेड ऑफ, कि 3 दोष होते हैं मतलब क्या होता है, वो कार्य क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उसका इफेक्ट शरीर पर कैसे होता है, और अगर ऐसे होता है तो हम उसकी चिकित्सा क्या कर पाते हैं. तो दैट इज मेड बाय अवबोध. सो अवबोध का मतलब होता है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू हैव लर्न. दैट इज द सेकंड स्टेप. एंड देन लास्ट स्टेप इज सिर्फ थ्योरी पढ़ के क्या करोगे ना, जब तक आप उस थ्योरी का एप्लीकेशन नहीं करोगे खुद पर या फिर पेशेंट पर, देन दैट इज ऑफ नो यूज. सो लास्ट स्टेप ऑफ दैट परमादर इज अनुष्ठान. अनुष्ठान का मतलब होता है किसी भी, जैसे हम हमारे यहाँ बोलते हैं कि किसी व्रत का अनुष्ठान किया, तो व्रत का अनुष्ठान करने का मतलब होता है प्रैक्टिकली अप्लाई करना. यानी जब मैं बोलता हूँ कि मैंने 3 दोष सीखे हैं, तो उसका जब तक आप खुद अप्लाई नहीं करोगे या फिर पेशेंट्स पर यूज नहीं करोगे, देन दैट इज ऑफ नो यूज. ओके, नुसतं थेरी बोलून काही होत नाही, यू हैव टू अप्लाई दैट. सो दैट इज द लास्ट स्टेप. तो ये 3 चीजें करना यानी आदर करना होता है, नॉट इमोशनल बिकॉज आयुर्वेद एंशियंट साइंस है इसलिए मैं उसका आदर करता हूँ. दैट आदर इज नॉट एक्सपेक्टेड इन दिस सूत्र. इस सूत्र में अपेक्षित आदर जो है वो 3 चीजों से है. पहले तो थरोली लर्न करो, सेकंड उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करो, एंड एट द लास्ट स्टेज उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो. दैट इज एक्चुअली मीन्ड बाय परमादर. ओके, और मैंने इसीलिए बोला ना कि टीकाएं इसलिए पढ़नी होती है, अदरवाइज वी जस्ट टेक द मीनिंग ऑफ आदर एज अटमोस्ट रिस्पेक्ट हॅव्हिंग टुवर्ड्स आयुर्वेद. अजिबात उपयोगाचा नाही, म्हणजे उगच फक्त बोलून मला आयुर्वेदाचा अभिमान आहे, मुझे आयुर्वेद का अभिमान है, इससे कुछ नहीं होता. अगर आप पाठ अवबोध अनुष्ठान नहीं कर रहे हो तो उस अभिमान का कोई उपयोग नहीं है, वो आदर आदर नहीं है जो वाग्भट को अपेक्षित है. तो दैट्स वाई हमें टीकाओं पर थोड़ा ध्यान देना होता है. अब और एक चीज यहाँ पर 2 चीजें और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में. पहले जो उन्होंने 3 चीजें हमने बोला कि ये आयु दीर्घायु हमें किस लिए चाहिए, तो धर्म अर्थ और सुख के प्राप्ति के लिए चाहिए. तो धर्म का मतलब अगेन यहाँ पर याद रखो, धर्म डजंट एट ऑल मीन रिलीजन. धर्म का मतलब यहाँ पर होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारे हक और हमारे कर्तव्य, ये सब फॉलो करने का मतलब धर्म होता है. धर्म का मतलब होता है जो सोसाइटी को पकड़ के रखता है. तो प्लीज एटलीस्ट यहाँ से याद रखो कि आयुर्वेद में जब जब आप धर्म शब्द पढ़ोगे ना, इट इज नॉट रिलेटेड विथ एनी रिलीजन. यहाँ पर धर्म का मतलब होता है सोसाइटी अपना काम अच्छी तरह से कर सके, यानी हम एज एन आप जिस स्टेट में रहते हो या फिर जिस आप कंट्री में रहते हो, तो वो अच्छी फंक्शन कर पाए, इसलिए हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, वो फॉलो करने का मतलब धर्म होता है. तो धर्म इज आपके टुवर्ड्स आपका आपके कर्तव्य टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, टुवर्ड्स योर कम्युनिटी एंड टुवर्ड्स योर कंट्री, ये इन सबको धर्म बोला जाता है. सो वो धर्म अचीव करने के लिए यानी अच्छे काम, तो फॉर सोसाइटी के लिए अच्छे काम करना ये होता है धर्म. अर्थ का मतलब सभी को पता है, हम सब जो कुछ भी चीज करते हैं हमारे पेट के लिए करते हैं.
तो वो हमारा पेट भर सके, हमारी फैमिली चल सके, हमारा घर चल सके, इसलिए ऑफकोर्स जरूरी क्या होता है, तो अर्थ जरूरी होता है। तो दैट इज अर्थ, यानी पैसा, धनैषणा जो होती है वो प्राप्त करना, ताकि हमारा व्यवहार चल सके। और लास्ट में आता है दैट इज सुख। अब सुख का मतलब सभी को पता है कि आनंद, ब्लिस, हैप्पीनेस, क्योंकि सभी को पता है कि कोई भी व्यक्ति दुख के लिए काम नहीं करता। एवरी आप छोटी छोटी भी चीज हम दिन में जो भी करते हैं, वी ऑलवेज डू इट फॉर सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस, नॉट फॉर सॉरो के लिए कोई नहीं करता। तो लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सुख जो होता है इट इज डिवाइडेड इनटू टू, यानी हैप्पीनेस जो होता है कोई भी, इट इज डिवाइडेड इनटू टू। जैसे यहाँ पर अगेन देखो 1 2 3 4, ये फोर्थ लाइन में जो अरुण दत्त ने लिखा है, सुख जो होता है वो दो प्रकार का होता है, तादात्विक सुख और आत्यंतिक सुख। अब इसका मतलब क्या है, अब सिर्फ एक बात बता देता हूँ कि धर्म, अर्थ, सुख, इन तीनों को एक साथ त्रिवर्ग ऐसे बोला जाता है। त्रिवर्ग का मतलब, त्रिवर्ग ये एम्स ऑब्जेक्टिव होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के लाइफ के, यानी ये तीन वर्ग जो होते हैं वो अचीव करना किसी का भी एम होता है। लेकिन इसमें जब आप इसको ही तीनों को आप चार कर देते हो, दैट बिकम चतुर्विध पुरुषार्थ। सो दैट इज कॉल्ड एज धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष। तो हुआ यह है कि ये जो सुख शब्द है ना, इसको ही दो शब्दों में और डिवाइड किया जाता है, दैट इज काम आणि मोक्ष। तो काम का मतलब होता है ये जो अभी यहाँ पर अरुण दत्त ने लिखा है ना, तादात्विक सुख। ओके, तो जिसका मतलब होता है काम। अब यहाँ पर अगेन काम शब्द का मतलब इज नॉट रिलेटेड विद सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल एक्टिविटी, या फिर सेक्सुअल जिसे आप बोल सकते हो आनंद, इससे रिलेटेड नहीं है। काम का मतलब डिजायर, यानी अब मेंटली हमारे मन में जो कुछ डिजायर होता है, यानी मुझे अभी लग रहा है कि चलो स्वीट कुछ खाए, दैट इज ऑल्सो काम। अगर मुझे लगता है कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, दैट ऑल्सो बिकम्स काम। तो काम का मतलब होता है हमारी इच्छाएं, आवर डिजायर्स। सो सभी को पता है कि ये सुख कैसे होता है। हमने एज एन इंडियन कल्चर सुना होता है कि ये सभी जो सुख होते हैं वो तादात्विक, यानी थोड़े टाइम के लिए होते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मुझे लग रहा है कि हीट बहुत है तो मुझे आइसक्रीम खानी है, तो सभी को होता है कि हम ऑफकोर्स बाहर जाते हैं, शॉप में जाकर आइसक्रीम खाते हैं। लेकिन और आइसक्रीम खाने से अच्छा भी लगता है, हीट होती है तो ऑफकोर्स शीतगुण सेवन करते हो, तो ते एक फीलिंग छान येतं ना, की वा मग काहीतरी आपल्याला हमारे फेवरेट जब हम कोई फ्लेवर खाते हैं तो उसका उसके वजह से एक आनंद मिलता है। लेकिन सभी को पता है कि वो आनंद जो है वो तादात्विक है, वो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। वो आपने खा लिया, एक बार वो पेट में चला गया, तो उसके वजह से जो आपको आनंद मिल रहा था दैट एंडेड। तो ये जो सुख है इसको बोला जाता है तादात्विक। तादात्विक यानी थोड़ी देर के लिए रहने वाला, इट इज नॉट अ कांस्टेंट, ये कंटिन्यूम में रहने वाला सुख नहीं है। और लास्ट दूसरा जो शब्द जिन्होंने बोलो ना, ऊपर जिसको बोला है उन्होंने आत्यंतिक, और जिसको हम बोलते हैं मोक्ष। तो मोक्ष, ये शब्द आपने एटलीस्ट अभी तक सुना होगा। मोक्ष का मतलब होता है एट ऐसी स्टेज होती है जिसमें जो आनंद होता है वो कभी खत्म नहीं होता। और वो जो आनंद होता है इट इज अ परमानेंट ब्लिस। इट इज नॉट जस्ट कि अभी खाया, अभी के लिए मुझे अच्छा लगा, इस टाइप वाला वो सुख नहीं होता। ये जो सुख होता है वो परमानेंट सुख होता है। तो दैट इज द सेकंड पार्ट। और आत्यंतिक का मतलब होता है एंड, अल्टीमेट, इसके आगे जाकर कोई सुख नहीं है। दैट इज मेड बाय आत्यंतिक शब्द। ओके, तो सुख शब्द एक ही श्लोक में आता है, लेकिन इसके दो प्रकार हैं। एक तो सिर्फ उस मोमेंट में जितने देर के लिए आप खाओगे, पियोगे, पहनोगे, उतने लिए ही आपको सुख मिलेगा। और आत्यंतिक का मतलब ऐसा सुख जो है वो सिर्फ 1 मिनट के लिए नहीं है, 1 घंटे के लिए नहीं है, वो हमेशा आप वो आनंद के फेज में ही रहते हो। दैट इज व्हाट वी कॉल एज एन आत्यंतिक सुख, या फिर जिसे हम बोलते हैं मोक्ष। ओके, तो यहाँ पर एक याद रखो, धर्म, अर्थ, सुख, ऐसे तीन शब्द अगर आप यूज करोगे इट इज कंसिडर्ड एज अ त्रिवर्ग। और जब आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ऐसे चार शब्द बोलते हो, इट इट्स कॉल्ड एज अ चतुर्विध पुरुषार्थ। ओके, दोनों भी चीजें अलग नहीं है, सिर्फ किसी ने उसको सिर्फ एक सुख शब्द में इंक्लूड कर दिया, कोई कोई उसको काम और मोक्ष ऐसे दो शब्द बोलते हैं। ओके, ये एक हो गया। और इसको जोड़कर और एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर करना जरूरी है। ये श्लोक और क्या बताए, तो वो दो चीजें और बताता है, दैट इज प्रयोजन और दूसरा अधिकारी। अब प्रयोजन का मतलब होता है, सी, जब आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो, यानी कोई भी आप बीएमएस को एडमिशन लेते हो, या फिर इवन आप कोई काम स्टार्ट करते हो, यू हैव सम अल्टीमेट एम इन योर माइंड कि हम किस लिए ये कर रहे हैं। तो आप जब बीएमएस को एडमिशन लेते हो तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है कि ओके, आगे जाकर मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ। सो दैट इज योर प्रयोजन, दैट इज योर एम, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, या फिर आप कुछ भी समझो, आप रेसिपी स्टार्ट करते हो, कुकिंग स्टार्ट करते हो, आपके दिमाग में पहले से फिक्स होता है कि ओके, मुझे आगे जाकर बिरयानी बनानी है।
या फिर मुझे आगे जाकर का स्वीट बनाना है, डेजर्ट बनाना है। तो आपके दिमाग में कोई भी काम जब हम स्टार्ट करते हैं, इट ऑलवेज स्टार्ट विथ सम, विदाउट एम हम काम नाही स्टार्ट करत नाही, जाता जाता मला आपलं काहीतरी करावंसं वाटलं म्हणून मी केलं, ऐसे कभी भी नहीं होता। एज अ ह्यूमन बीइंग हम हमेशा किसी प्रयोजन के साथ ही काम स्टार्ट करते हैं। हमें कुछ ना कुछ अचीव करना होता है, कोई गोल, उसको ही अचीव करते हैं। सो व्हाट हेमाद्री इज सेइंग कि ये जो श्लोक है ना, इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द गोल ऑफ आयुर्वेदा, और उसी को हम संस्कृत में बोलते हैं प्रयोजन। तो प्रयोजन क्या है? आयु। तो ये सब आयुर्वेद किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमें दीर्घायु मिले, और दीर्घायु से हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष ये हमें अचीव कर पाए। दैट्स वाई आयुर्वेद का प्रयोजन क्या हुआ, गोल क्या हुआ? टू अचीव द दीर्घायु, और दीर्घायु ही नहीं, सिर्फ सुखायु। ओके, यानी हेल्दी लाइफ चाहिए, सिर्फ लॉन्ग लाइफ, डिसीज नहीं चाहिए। तो आयु ये जो है, ये हमारा एम है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और प्रयोजन ये हो गया, और दूसरा भाग है अधिकारी। अधिकारी का मतलब होता है किसके लिए ये कहा गया है। ओके, म्हणजे काहीतरी प्रत्येक गोष्टी कुणासाठी तरी असतात ना, यानी हम बोलते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल हम एक फ्रेज यूज करते हैं ना, कप ऑफ टी। फॉर एग्जाम्पल समझो कि ये दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, तो इसका मतलब होता है हर एक चीज हर एक के लिए नहीं बनी होती। हर चीज, हर करियर, या फिर हर एक कोई पार्ट जो होता है लाइफ का, इट इज स्पेसिफाइड फॉर सम स्पेसिफिक पर्सन। तो आयुर्वेद किसके लिए है? तो वो बोलते हैं कि अधिकारी यानी कौन होगा फिर? आयु कामय माने, जिसको आयु की इच्छा है वो हो गया आयुर्वेद का अधिकारी। अधिकारी का मतलब यहाँ पर इज नॉट एज एन अथॉरिटी। अधिकारी का मतलब ओके, आपको दीर्घायु की इच्छा है, आयुर्वेद आपके लिए है। तो ये दो चीजें जो हैं, ये इस सूत्र से समझ में आती है। तो इस सूत्र में दो और चीजें इंक्लूड हो गई। एक तो इस सूत्र से आयुर्वेद का प्रयोजन समझता है, और दूसरा आयुर्वेद का अधिकारी, यानी ये आयुर्वेद किसके लिए बोला गया है? जिसको आयुर्वेद की जिसको दीर्घायु की इच्छा है। जिसको दीर्घायु नहीं चाहिए ना, वो आयुर्वेद ना पढ़े। ओके, या फिर आयुर्वेद में जो बताए वो फॉलो ना करे। दैट्स इट, इतना आयुर्वेद न्यूट्रल है। भाई आपको अगर दीर्घायु चाहिए तो फॉलो करो, दीर्घायु नहीं चाहिए तो फॉलो मत करो। ओके, सो दिस इज अबाउट अधिकारी। तो और एक दो चीजें हमें इस सूत्र से समझ में आती है। सो दिस इज अबाउट, जितना इलेबरेट कर पाया वो वर्ड टू वर्ड मीनिंग से भी ज़्यादा। ओके, अब ये एक चीज जो है ना, शायद पता होगी नहीं होगी पता नहीं, जिसे हम बोलते हैं कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ। अब सी अगेन ये चीज ऐसी है ना कि हम मैंने पहले ही बोला कि हम इंडियंस कर्तृत्व हमारे पास नहीं लेते। जब हम सभी को पता है ना, हमने कुछ अवार्ड वगैरह जब हमें मिलता है, तो हम हमेशा बोलते हैं कि ये मैंने किया, ऐसे नहीं बोलते। हमें ये मिला बिकॉज ऑफ माई मदर, बिकॉज ऑफ माई फादर, बिकॉज ऑफ माई गुरु, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो ऐसे ही ये है कि और सभी को पता है कि हम एज हमारे इंडियन कल्चर में सभी जो उत्पत्ति होती है, हम किसके तरफ से बनी होती है, हम बोलते हैं कि तो ब्रह्मा ने सभी सृष्टि उत्पत्ति की। इसलिए हर किसी भी चीज का ज्ञान जो होता है, इट इज सेड दैट कि इट स्टार्टेड ऑल विद ब्रह्मा। ओके, सी पुनः एक लक्षात घ्या, इट डोंट टेक इट एज अ, जिसे आप बोल सकते हैं रादर दॅन फॅक्ट, टेक इट मोर एज अ, जिसे हम बोलते हैं अर्थवाद है। इट इज अ मायथॉलॉजी। म्हणजे खरोखर आयुर्वेदापासून हे सॉरी ब्रह्मापासूनच हे झालं असेल अशी अपेक्षा नाही आहे। समजून घेण्याच्या गोष्टी त्याच्यातून ह्या आहेत की स्वतःकडे खुद के पास कर्तृत्व लेने से अच्छा है कि जिनके परंपरा से हमने सीखा है उनको। तो जैसे पूरी सृष्टि ही ब्रह्मा ने उत्पन्न की है, तो वैसे ही आयुर्वेद का ज्ञान भी कहाँ से उत्पन्न होगा? तो वो ब्रह्मा। इंटरेस्टिंग सिर्फ यहाँ पर ये है, अगेन मैंने जैसे बोला ना कि शुरुआत में, कि हर एक वर्ड पर ध्यान दो कि यहाँ पर वर्ड जो यूज किया है दैट इज स्मृत्वा। ब्रह्मा को आयुर्वेद का स्मरण हुआ। उन्होंने ये नहीं बोला कि ब्रह्मा को आयुर्वेद का ज्ञान हुआ और उसने वो कैरी फॉरवर्ड किया। वो तो वर्ड यूज इज ब्रह्मा स्मृत्वा, तो स्मरण हुआ। तो ब्रह्मा को स्मरण हुआ इस शब्द से हाईलाइट चीज ये होती है कि आयुर्वेद का जो ज्ञान होता है, इट वॉज नॉट लाइक पहले नहीं था और वो अब क्रिएट हुआ। स्मृत्वा का शब्द से मतलब ये होता है कि आयुर्वेद जो है वो शाश्वत है, अनादि अनंत है। आयुर्वेद को स्टार्ट भी नहीं और एंड भी नहीं, आयुर्वेद हमेशा रहेगा। तो दैट इज मेड बाय स्मृत्वा, कि आयुर्वेद था, ब्रह्मा को सिर्फ वो स्मरण हुआ। दैट इज मेड बाय वर्ड स्मृत्वा। तो ब्रह्मा को आयुर्वेद का स्मरण हुआ, आयुषो वेद का। फिर उसका ग्रहण जो है वो ब्रह्मा से किसने किया? तो प्रजापति दक्ष जो होते हैं उन्होंने किया। फिर उनसे किसने सीखा? तो जो हमारे दो अश्विनी कुमार होते हैं उन्होंने सीखा। उनसे वो किस कहा ट्रांसफर हुआ? तो सहस्त्राक्ष। सहस्त्राक्ष ये जो शब्द है, इट इज यूज्ड फॉर इंद्र। तो इंद्रदेव को हजारों आंखें होती है ऐसे बोला जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सहस्त्राक्ष। और फिर सहस्त्राक्ष से वो आगे आत्रेय वगैरह ये जो भरद्वाज मुनि है उन पर वो कैरी फॉरवर्ड हुआ। और
इनके बाद उनके जो शिष्य थे अग्निवेश, हारीर, क्षारपाणी, सुश्रुत, ये सभी जो आगे वाले जो उनके शिष्य थे, फिर उन्होंने ये जो आयुर्वेद सीखा उस पर पृथक तंत्राणी तेजने, अलग अलग तंत्रों की उन्होंने रचना की। तो ऐसे उन्होंने परंपरा जो आयुर्वेद की है वो उन्होंने यहाँ पर दी है। ठीक है। अब इसमें अगेन बहुत कुछ अलग बताने जैसा नहीं है, क्योंकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। सिर्फ तंत्र शब्द का मतलब यहाँ पर जो दिया है वहाँ पर ध्यान दो, तंत्रते धार्यंत आयुर्वेदार्थः एवि इति तंत्र। तंत्रते का मतलब होता है यहाँ पर, तंत्र शब्द से क्या समझ लेना है, तो आयुर्वेद का अर्थ जिसमें धारण हुआ है उसको बोला गया है तंत्र। ओके। तो तंत्र हमेशा याद रखो, तंत्र इज अ प्रिमिटिव स्टेज ऑफ अ संहिता। तंत्र जो होते हैं उनका रिफाइंड प्रोडक्ट संहिताएं होती है। तो पहले तंत्र की रचना की जाती है और तंत्र के बाद कन्वर्ट होकर इलेबोरेट होकर उनकी संहिताएं होती है। तो ये एक जनरली याद रखो, जैसे आपको पता होगा कोई भी मशीन का एक प्राइमरी पहले वो मॉडल तैयार करते हैं और उसमें बहुत सारा चेंजेस होकर फिर फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। वैसे तंत्र इज मोर लाइक बहुत ज़्यादा हार्ड होता है समझने के लिए, उसकी लैंग्वेज भी कठिन होती है। ऐसा फर्स्ट स्टेप जो होता है उसको तंत्र बोला जाता है और तंत्र की ही बाद में संहिताएं बनती है। सो इट इज लाइक दैट। सो तंत्र शब्द का मतलब ये होता है। सो दैट इज तंत्र। ओके, अभी तक 10 मिनट है। ठीक है, तो आगे जाएंगे, मुझे लगा ये शायद खत्म होगा। हाँ, अब आगे जो है, तेभ्योति विप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः क्रियते अष्टांग हृदय नाति संक्षेप विस्तार। एक मिनिट, हितेश्वर सर आपली मीटिंग एंड कधी होणार आहे? कारण मी 8:40 पर्यंत ठेवली होती, की बहुतेक हे मगाशीच आलं होतं ना 10 मिनिटाचा अलर्ट? हॅलो. हा हा 10 मिनिटाचा अलर्ट आधीच आला होता का? हा, आता टाइम दिसेल, तुम्हाला पण दिसेल तिकडे. हा, तीन हा नाही मिनिटं म्हणजे तीन मग मिनिटं काय, राहिलेत. हा मी तेच म्हटलं, म्हणजे मग तसं ते सूत्र संपायला, नाहीतर हो मग ते अर्धवट होऊन जाईल. हो हो. ओके, हाँ। तो मैं फक्त सिर्फ इस सूत्र का एक इंट्रोडक्शन बोल देता हूँ। तेभ्योति विप्र किरणे में प्राय सारत रुचा। क्या होता है कि वाग्भट के पहले वाले जो सभी ग्रंथ थे वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव थे, बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो व्हाट वाग्भट इज सेइंग कि अभी जो हम ये अष्टांग हृदय पढ़ेंगे, मैं व्हाट आई हैव ट्राइड इज, यानी जब मैं आई बोलूँगा आई एम सेइंग वाग्भट, तो वाग्भट बोलते हैं कि मैंने जितना हो सके उनका सब इसेंस जो है वो सब लेके मैंने अष्टांग हृदय में डाला है। सो दैट इज व्हाट इज ट्राइंग टू से कि ये जो अष्टांग हृदय ग्रंथ है ये सभी मेरे से पहले जो सभी बहुत सारे ग्रंथ थे उनका एज एन इसेंस जो है, समरी जो है, इस फॉर्म में मैंने ये अष्टांग हृदय तैयार किया है। दैट इज व्हाट इज सेइंग। इसीलिए शब्द का मतलब क्या है, नाट्य संक्षेप विस्तार। मैंने बहुत ज़्यादा उसको शॉर्ट भी नहीं किया है और बहुत ज़्यादा उसका इलेबोरेशन भी नहीं किया है। तो सभी बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, अल्प बुद्धि हो या फिर उत्तम बुद्धि हो, सभी के लिए ये अष्टांग हृदय जो है वो पठन के लिए इजी रहेगा। दैट्स व्हाई आई हैव डन इट। न अति, अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, संक्षेप का मतलब शॉर्ट में, विस्तार का मतलब इलेबोरेटिव, दोनों भी मैंने अवॉइड किया है। एंड जिसको हम बोलते हैं ना कि मध्यम मार्ग का मैंने ट्राई किया है इन क्रिएटिंग द अष्टांग हृदय। एंड व्हाट इज सेइंग कि सारतर उच्चय, यानी मैंने इसेंस ही नहीं, इसेंस में भी हाईएस्ट ग्रेड ऑफ इसेंस मैंने वो कलेक्ट किया है। तो उच्चय का मतलब हाईएस्ट ग्रेड, सार कर उच्चय, सार का मतलब होता है इसेंस, उच्चय का मतलब हाईएस्ट इसेंस जो है वो मैंने सब कलेक्ट किया है एंड आई हैव क्रिएटेड दिस अष्टांग हृदय। ठीक है, तो ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसके बाद जो आगे भी चीज़ें आएंगी या फिर इस सूत्र का अगर कोई और थोड़ी चीज़ें अगर रह गई होंगी तो वो आगे के व्याख्यान में लेंगे। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि हमारे यह व्याख्यान एकदम से कट हो जाएगा। तो अच्छा है कि हम यहाँ पर रुक जाते हैं। सिर्फ ऐसे करेंगे कि आगे वाला सूत्र पढ़कर रुकेंगे। हमारे यहाँ वैसे वो परंपरा होती है कि हम एक सूत्र पढ़कर रुकते हैं। काय बालक ग्रहोर्वांग शल्य दंशाजा रावृषा अष्टावंगानि तस्याहु चिकित्सा ये। तो सूत्र सिर्फ हम आगे का इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो अध्ययन है वो यहाँ पर खत्म नहीं होगा। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द अध्ययन फॉर नेक्स्ट। तो इसलिए हम आगे वाला सूत्र पढ़कर यहाँ पर रुकेंगे। कुणाला काही डाऊट असतील तर विचारा, किंवा ग्रुपवर किंवा पर्सनली मला विचारलं तरी चालेल, आपण ग्रुपवर आहातच। काय डाऊट असेल तर विचारू शकता, जेवढे आता प्रेझेंट आहेत त्याच्यापैकी, नाहीतर आपण थांबूया। व्हेरी नाईस लेक्चर डॉक्टर निलेश पाटील सर.
निश्चितच अर्धा मिनिटच राहिलाय निश्चितच असं आपला दिसतंय. उपक्रम सगळ्यांना आवडेल आणि त्यांना मदत होईल. नक्की नक्की. मला एक विचारायचं होतं सर, तुम्ही यांना संथा देणार आहे का पहिल्या अध्यायाची? संथापेक्षा मग मला वाटतं की मी तो तुमच्याकडे ऑडिओ आहे माझ्याकडे बहुतेक, तो दिला तरी चालेल, कारण त्याच्यात वेळ खूप जाईल. संथा द्यायलाच मला वाटतं तासभर जाईल. त्यापेक्षा मला वाटतं शिकूया आपण आणि नाही नाही संथेचं मग नाही, संथा ते म्हणजे रेकॉर्डिंगच रेकॉर्डिंगच सेंड करून म्हणतोय, टाकू. रेकॉर्डिंगच पहिल्या अध्यायाची हा, रेकॉर्डिंग, व्हॉइस रेकॉर्डिंग. हो चालेल ना. तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही देऊन टाका डायरेक्ट. माझ्याकडे चालेल. नाही, एकदा बघू आपण, पर्सनल बोलू आपण, मग पाठवून देऊ.